नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मांग की कीमत लोच को मापने की 4 विधियां हैं। पहली आनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरी चाप विधि, तीसरी ज्यामितीय विधि और चौथी है कुल व्यय विधि, जिसे इकाई विधि भी कहा जाता है। अब एक एक करके हम इन चारों विधियों के विषय में पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से। आगे बढ़ते हैं। आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इस विधि को प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। इस विधि में मांग की लोच ज्ञात करने के लिए वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। सूत्र रूप में मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बटे Q0 यानी कि वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे डेल्टा P बटे P0। ये जो डेल्टा P बटे P0 है ये वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को दिखाता है। डेल्टा P कीमत में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है और P0 कीमत परिवर्तन से पूर्व की कीमत को दिखाता है। इसी प्रकार डेल्टा Q मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है और Q0 परिवर्तन से पूर्व की मांग मात्रा को दिखाता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुणा P0 बटे Q0। ये इसका थोड़ा सरल रूप है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है चाप विधि। इस विधि में भी मांग की लोच ज्ञात करने के लिए वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से भाग दे देते हैं। जो आनुपातिक विधि है यानी कि वही है ये, लेकिन इस विधि में पूर्व मांग और पूर्व कीमत के स्थान पर क्रमशः पूर्व मांग और बाद की मांग के योग यानी कि Q0 के स्थान पर Q0 प्लस Q1 तथा पूर्व कीमत तथा बाद की कीमत के योग यानी कि P0 के स्थान पर P0 प्लस P1 का इस्तेमाल किया जाता है। सूत्र रूप में डेल्टा Q बटे यानी कि डेल्टा Q को जब हमें मांग में आनुपातिक परिवर्तन ज्ञात करना हो तो हम मांग में होने वाले परिवर्तन को यानी कि डेल्टा Q को परिवर्तन से पूर्व की मांग Q0 और परिवर्तन के बाद की मांग Q1 से के योग से भाग देते हैं। इसी प्रकार से कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए कीमत परिवर्तन को कीमत परिवर्तन से पूर्व की कीमत और कीमत परिवर्तन के बाद की कीमत के योग से भाग देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुणा Q0 प्लस Q1 बटे P0 प्लस P1। तीसरी विधि है ज्यामितीय विधि। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर बोल्डिंग ने किया था। इस विधि के अनुसार एक मांग वक्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भी भिन्न भिन्न होती है। हमें मांग वक्र के जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी होती है, हम उस बिंदु से मांग वक्र के नीचे के हिस्से को उस बिंदु से मांग वक्र के ऊपर के हिस्से से भाग देते हैं। सूत्र रूप में मांग की कीमत लोच बराबर स्पर्श बिंदु से नीचे मांग रेखा का भाग बटे स्पर्श बिंदु से ऊपर मांग रेखा का भाग। ये सूत्र हम अपनाते हैं जब हम ज्यामितीय विधि से मांग की लोच ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, AB मांग वक्र है जो कि एक सीधी रेखा के रूप में है और हमें C बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो मांग की लोच होगी BC बटे AC, यानी कि C बिंदु जो स्पर्श बिंदु है उसे नीचे के भाग को BC को हम स्पर्श बिंदु C से ऊपर वाले भाग से AC से भाग देंगे। इसे हम इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, CD बटे CE, और इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि OE बटे OD, यानी कि कीमत बटे मांग मात्रा। तो ये ज्यामितीय विधि है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मांग वक्र में क्या होगा कि एक मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग लोच
आएगी। जैसे कि बिंदु सी पर मांग की जो लोच है वो इकाई के बराबर है, क्योंकि सी बिंदु जो है वो क्या है, ठीक बीच में है। ए बी मांग वक्र के ठीक बीच का बिंदु है सी, यानी कि इसका नीचे का भाग बी सी और ऊपर का भाग ए सी दोनों बराबर होंगे। तो मांग की लोच सी बिंदु पर इकाई के बराबर होगी। और सी से बी के बीच में जो भी बिंदु आप लेंगे उस पर मांग की लोच इकाई से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे का भाग कम होगा और ऊपर का भाग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इकाई की जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होगी। और अगर ए और सी बिंदु के बीच में कोई बिंदु है जिस पर मांग की लोच ज्ञात करनी हो, तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, क्योंकि ऊपर का भाग जो होगा वो छोटा होगा नीचे के भाग से। इसी प्रकार से बी बिंदु पर नीचे का भाग 0 होगा और ऊपर का भाग पूरा ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर मांग की लोच जो होगी वो 0 के बराबर होगी, यानी कि 0 होगी, क्योंकि नीचे का भाग जिसको हम भाग देंगे वो 0 है। और इसी प्रकार से बिंदु ए पर जो यानी कि वाई अक्ष पर स्पर्श बिंदु है उस पर मांग की लोच अनंत होगी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर का भाग 0 है जिससे हम भाग देंगे, यानी कि 0 से यहाँ पर भाग दी जाएगी ए बी को। तो जो मांग की लोच होगी वो अनंत होगी। अब मांग वक्र जरूरी नहीं है कि एक सीधी रेखा के रूप में हो, एक तिरछी रेखा के रूप में, यानी कि वक्र के रूप में भी ये हो सकता है, एक टेढ़ी रेखा के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, डी डी मांग वक्र है और ये सीधी रेखा के रूप में नहीं है, और इसके हमें सी बिंदु पर मान लीजिए मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि एक स्पर्श रेखा सी बिंदु से इस प्रकार से खींचेंगे कि वो सी बिंदु पर जो मांग वक्र का ढाल है उसके बराबर ए बी का ढाल हो। तो तब हम वही विधि अपनाएंगे, वही सूत्र अपनाएंगे, और यहाँ पर मांग की कीमत लोच जो होगी वो स्पर्श बिंदु से नीचे मांग रेखा के भाग को स्पर्श बिंदु से ऊपर मांग रेखा के भाग से भाग दे करके पता चल जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो मांग की लोच होगी वो होगी बी सी बटे ए सी। ये जो सीधी रेखा है इसका नीचे का भाग अगर हम ऊपर वाले भाग से विभाजित कर दें तो हमें मांग की लोच ज्ञात हो जाएगी। और बाकी इसी तरह से सी डी बटे सी ई भी लिख सकते हैं, यानी कि कीमत बटे मांग मात्रा भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे ज्यामितीय विधि से मांग की लोच, चाहे मांग वक्र एक सीधी रेखा के रूप में हो या तिरछी रेखा के रूप में हो, एक वक्र के रूप में हो। चौथी विधि है कुल व्यय विधि। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्सन ने किया। इस विधि के अनुसार कीमत परिवर्तन से पूर्व वस्तु पर होने वाले कुल व्यय एवं कीमत परिवर्तन के बाद उस वस्तु पर होने वाले कुल व्यय की तुलना की जाती है और मांग की लोच की गणना की जाती है। इस विधि से मांग की कीमत लोच के 3 प्रकारों को मापा जा सकता है: इकाई से कम कीमत लोच, इकाई के बराबर कीमत लोच, इकाई से अधिक कीमत लोच। यदि कीमत परिवर्तन होने पर कुल व्यय में परिवर्तन कीमत परिवर्तन की दिशा में ही होता है तो मांग की कीमत लोच जो होगी वो इकाई से कम होगी। यानी कि अगर कीमत बढ़ी है और कीमत बढ़ने पर अगर कुल व्यय भी बढ़ गया तो भी मांग की जो लोच होगी वो इकाई से कम कही जाएगी, और अगर कीमत के घटने पर कुल व्यय घट गया तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी। यानी कि अगर कुल व्यय में परिवर्तन कीमत परिवर्तन की दिशा में होता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है। दूसरा है, यदि कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है कीमत परिवर्तन के बाद भी तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। कीमत बढ़ जाए या घट जाए लेकिन उस पर होने वाला कुल व्यय ज्यों का त्यों रहे, स्थिर रहे, तो मांग की जो लोच होगी वो इकाई के बराबर होती है। और यदि कीमत परिवर्तन होने पर कुल व्यय में परिवर्तन कीमत परिवर्तन की दिशा के विपरीत होता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। यानी कुल व्यय और कीमत में परिवर्तन जो है वो क्या है, विपरीत दिशा में हो तो मांग की जो लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। इन तीनों ही प्रकारों को हम इस रेखा चित्र में यहाँ पर समझ सकते हैं। ये नीचे वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं
ये आप देख रहे होंगे कि ओ से शुरू है ये लाइन और ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे यानी कि कीमत बढ़ रही है, क्या हो रहा है, कुल व्यय भी बढ़ रहा है, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। हरे वाले जो आयत है, जो हरा आयत है, उसमें आप देख सकते हैं ये जो आयत क्यों बना, क्योंकि वो सीधी ऊपर गई है, यानी कुल व्यय जो है वो स्थिर है। पी और P1 कीमत के बीच में कुल व्यय क्या है, ज्यों का त्यों है। तो यहाँ पर कीमत लोच जो है वो इकाई के बराबर है। और उससे नीचे वाले हिस्से में जहाँ पर ये रेखा ओ से ऊपर की तरफ गई है, जैसे जैसे कीमत बढ़ी है वैसे वैसे कुल व्यय भी बढ़ा है, यानी कि कीमत की जो लोच है वो क्या है, इकाई से कम है। और नीले वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि P1 और P2 के बीच वाला जो हिस्सा है, वो ये दिखाता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे ही कुल व्यय जो है वो घट रहा है। तो ये इकाई से अधिक लोच वाले गुण को दिखाता है। तालिका की मदद से भी हम समझ सकते हैं मांग की कीमत लोच इकाई से कम। यहाँ पर एक तालिका है जिसमें 3 स्थितियाँ ली गई हैं और दूसरे वाले कॉलम में कीमत है, तीसरे वाले कॉलम में मांगी गई इकाइयाँ और चौथे वाले लास्ट वाले कॉलम में कुल व्यय को दिखाया गया है। जब कीमत 4 रुपये होती है तो मांगी गई इकाइयाँ हैं 12, यानी कि 12 चौक 48। 48 रुपये जो हैं वो खर्च हो रहे हैं, कुल व्यय है उस वस्तु पर 48 रुपये। जब कीमत है 4, बढ़कर की कीमत हो जाती है 6, मांग घटती है कीमत के बढ़ने पर और 10 हो जाती है, कुल व्यय जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 10 छंग 60। यानी कि यहाँ पर क्या है, मांग का जो नियम है वो फॉलो हो रहा है, यानी कि वो अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर कीमत बढ़ी है लेकिन मांग घटी है, लेकिन कुल व्यय जो है वो बढ़ा है। तो यहाँ पर कुल व्यय और मांग के बीच में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मांग जो है वो विपरीत दिशा में ही जाएगी, लेकिन कुल व्यय जो है वो किस दिशा में जाता है इसको हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जब कीमत बढ़ी तो मांग घटी, घट करके हो गई 10 रुपये, तो कुल व्यय जो है वो 60 हो गया। जब कीमत घट करके 3 रुपये हुई तो कुल व्यय जो है वो क्या हुआ, कुल व्यय भी घट गया। हालांकि मांग यहाँ पर बढ़ी है, 14 इकाइयाँ हो गई है। तो ये जो है क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे ही कुल व्यय भी बढ़ता है, जैसे जैसे कीमत घटती है तो वैसे ही कुल व्यय भी घटता है। तो यहाँ पर मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई से कम होगी। दूसरी तालिका में देखिए आप, यहाँ पर कुल व्यय जो है वो बराबर है, चाहे कीमत 4 रुपये है, चाहे 6 रुपये हो जाती है बढ़ करके, और चाहे घट करके 3 रुपये हो जाती है। यहाँ पर कुल व्यय जो है वो 48 रुपये ही है, हालांकि मांग जो है वो कीमत की विपरीत दिशा में बदली है। तीसरी आप यहाँ पर इकाई देख सकते हैं, यह है इकाई से अधिक लोच को दिखाने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमत जब 4 रुपये है तो 48 रुपये खर्च होते हैं, कीमत बढ़ती है, मांग घटती है, लेकिन कुल व्यय भी क्या है, घट जाता है कीमत के बढ़ने पर। और इसी प्रकार से जब कीमत घटती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो मांग की कीमत लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। तो ये 4 विधियाँ थी मांग की लोच को मापने की, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, ये विधियाँ आपकी समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।